नमस्कार। आज सुनते हैं लेखिका कृष्णा वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी विशाखा। अभी भी हाथ से कुछ नहीं फिसला, ज्यों का त्यों सब धरा है तेरी हथेली पर। जिद से नहीं बिटिया, विवेक से काम ले। कैसे समझाऊं मैं तुझे, कहीं चक्रवृद्धि ब्याज सी बढ़ती तेरी जिद एक दिन ले न डूबे तुझे और हाथ में रह जाएं सिर्फ पछतावे। समझ क्यों नहीं रही, ऐसा निर्णय लेने का मतलब है जानबूझकर खुद को अंधेरों में ढकेलना। अपना नहीं तो इसका ही सोच ले। होते सोते क्यों इसे पिता के प्यार से वंचित करना चाहती है। बोलती क्यों नहीं, कहीं तेरी अक्ल कोमा में तो नहीं चली गई। यूं अहल्या सी बनी क्या बैठी है, कुछ मुंह से फूट तो सही। मेरा फर्ज था समझाना, समझ में आई हो तो ठीक, वरना जो जी में आए कर। तल्ख आवाज में बोलती पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई थी माँ। न हूं न हाँ, बस बुद्ध बनी बैठी मैं सुनती रही थी माँ की बातें। कितना रोई थी माँ उस दिन, भाभी ने भी कितना समझाया था। जल्दबाजी ना करो विशाखा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय तो दो रिश्ते को पकने का। एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। क्यों अपने हरे भरे जीवन को अपने ही हाथों पतझड़ बनाने में लगी हो। सच में एक बार भी ना सोचा था इन बातों को मैंने। एक ही बात पर सुई अटकी हुई थी मेरी, मैं अब रितेश के साथ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों, क्या गलती थी उसकी। यही कि वह मेरी इच्छानुसार समय नहीं दे सकता था, या यह कि वह अपने पिता एवं भाई के साथ मिलकर व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। यूं तो कितना चाहता था मुझे, मेरी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखता था। कितना प्यार मिलता था अनन्या को उसके पिता, दादा दादी और चाचा चाची से। सब कैसे प्यार से मिलजुल कर रहते थे। फिर मैं क्यों रितेश और अनन्या के साथ अलग रहना चाहती थी, केवल इसलिए कि अपनी मन मर्जी से जी सकूं। माँ और भाभी की बातों पर जरा सा भी गौर किया होता तो शायद आज यह सब न होता। अनन्या को लेकर कुछ दिन माँ के पास रहने क्या आई, इतना बड़ा फैसला कर बैठी। यही नहीं, तलाक के कागज तक भेज दिए। कितना वज्रपात किया मैंने रितेश और उसके परिवार पर, जिनका कोई दोष भी नहीं था। रितेश ने तो तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर तक नहीं किए। मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी उसने फोन पर। विशाखा, एक बार आ जाओ, बैठकर बात तो कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरी तो सुई ऐसी ही अटकी कि मैं कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई। आखिर मेरी जिद के आगे उस बेकसूर को झुकना पड़ा। देखते देखते कुछ ही समय में हमारा रिश्ता बेनाम हो गया। मैं अपने माँ और भाई भाभी के साथ उनके घर पर रहने लगी। धीरे धीरे एहसास हुआ और भविष्य को मजबूत करने के लिए मैंने एमबीए कर लिया और जल्दी ही मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। भाई के दोनों बेटों के साथ खाती खेलती अनन्या बड़ी होने लगी। यूं ही समय गुजरता गया और देखते देखते उसकी स्कूल जाने की उम्र हो गई। भाई के बेटे भी बड़ी कक्षाओं में आ गए थे। जाहिर है अब उन्हें पढ़ने के लिए एकांत चाहिए। घर तो इतना बड़ा नहीं था कि सबको अपना अपना अलग कमरा मिल सकता। संयमी भाई भाभी ने तो मुझे किसी भी बात का कभी कोई इशारा तक नहीं दिया था। मुझे खुद से ही महसूस हुआ कि अब मुझे अपना अलग घर ले लेना चाहिए। कुछ ही समय में मैंने अलग घर का इंतजाम कर लिया। यूं तो माँ मुझसे बहुत नाराज थीं, मगर अनन्या की देखभाल के लिए जैसे तैसे उन्होंने मेरे साथ रहना मंजूर कर लिया। धीरे धीरे समय के साथ बहुत कुछ सामान्य होता जा रहा था। इसी बीच मेरा सबसे बड़ा भाई जो भारत में रहता है, उसकी बेटी की शादी तय हो गई। माँ को तो जाना ही था, मेरा जाना मेरी छुट्टी पर निर्भर था। बड़ी भाभी यही चाहती थी कि माँ जल्दी आ जाए, क्योंकि घर में पहली शादी थी, लेन देन और सारे रस्म और रिवाज तो माँ ही बताएंगी। इसलिए माँ अनन्या को लेकर भारत चली गई। मैं एकदम अकेली हो गई। यूं भी यहाँ आस पड़ोस तो सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। वैसे भी घर के एक और चीनी परिवार रहता था, उनके बच्चे अमेरिका में रहते थे और दंपति को अंग्रेजी नहीं आती, तो बातचीत का सवाल ही नहीं उठता था। दूसरी ओर परिवार जैसा तो कुछ दिखता नहीं था। हाँ, एक अकेला व्यक्ति जो दिखने में जवान, आकर्षक, लंबा ऊंचा कद और भारतीय मूल का सा दिखता था। यूं तो बातचीत कभी नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभी आते जाते सामना हो जाए तो मशीनी मुस्कान से काम चल जाता था। एक दिन मैं जॉब से वापस आई तो वह बाहर बगीचे में पौधों की गुड़ाई कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कराया। हेलो कहते हुए उठकर अपना परिचय दिया। मेरा नाम कबीर है। मैंने भी कहा मैं विशाखा। फिर अपने पौधे के विषय में बात करने लगा। हंसते हुए बोला, देखिए ना, मसरूफियत की वजह से 4 दिन इन्हें तवज्जो नहीं दे पाया तो कैसे रूठ कर मुरझाने से लगे हैं। मैं मुस्करा दी और मन ही मन सोचा, बंदा दिलचस्प लगता है।
बातों बातों में मैंने भी बताया कि कुछ दिन के लिए मुझे भारत जाना पड़ रहा है और यही एक चिंता है कि पौधों की देखभाल कौन करेगा। माँ ने बड़े प्यार से लगाए हैं। सुनते ही बोला, आप निश्चिंत होकर जाइए, कुछ दिन की ही तो बात है, पानी मैं दे दिया करूंगा। पड़ोसियों को एक दूसरे के इतना काम तो आना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने उसका धन्यवाद किया और पता नहीं क्यों मन ही मन उसका नाम स्वतः मेरी गुड बुक में लिख गया। अगले सप्ताह ही मैं शादी में शामिल होने भारत चली गई। कुछ दिन बाद मैं माँ और अनन्या के साथ कनाडा वापस आ गई। माँ ने कहा, इतने दिन पड़ोसी ने हमारे पौधों की देखभाल की है और हम शादी करके आए हैं, कुछ भेंट देकर उसका धन्यवाद तो कर आए। 2-3 दिन बाद जब सफ़र की थोड़ी थकान कम हुई तो हम तीनों से धन्यवाद देने चले गए। भेंट स्वीकारने के लिए कबीर पहले तो हिचकिचाया, मगर माँ के जोर देने पर रख ली। अनन्या को गोद में उठाकर उससे बड़े प्यार से बातें करता रहा, फिर उसे चॉकलेट भी दी। अनन्या के मुख की मुस्कान से मुझे लगा कि उसे कबीर से मिलकर बहुत खुशी हुई है। बच्चों के साथ बोलने का उसका अभ्यास देखकर मुझे लगा कि शायद कबीर शादीशुदा है। फिर सोचा, हो सकता है कुंवारा हो और यह उसका स्वाभाविक गुण हो। खैर, हम वापस आ गए। अब कभी कभी वो अनन्या से मिलने घर आने लगा। माँ भी उससे बातचीत करने लगी थी। अनजाने ही धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित होती जा रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से मैं ये कभी न भाप पाई कि उसके मन में भी कुछ चल रहा है या नहीं। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि कब तक यूं ही अकेली रह सकूंगी। यदि किसी को तलाश नहीं पड़ा तो यही क्या बुरा है, अच्छा भला स्वभाव है। अनन्या को भी कितना चाहता है, देखने में भी आकर्षक है और सबसे बड़ी बात, अकेला रहता है जैसा कि मुझे पसंद है। उसकी अभी तक की बातों से इतना ही जान पाई थी कि उसका नाम कबीर है। 2 साल हुए हैं उसे कनाडा आए और उसके पास अभी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है। जाने मैं क्यों सोचने लगी थी कि क्या हुआ जो उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास तो है ना। धीरे धीरे उसे भी मिल जाएगी, तब तक मिल बांट कर काम चल जाएगा। मैं मन ही मन ख्याली पुलाव पकाती रही। समय गुजरता गया। जितना खुद को उसके बारे में सोचने से रोकती उतना ही अधिक सोचने लगती। अक्सर वह हमसे मिलने आने लगा। उसकी बातें और भी प्रभावित करने लगीं। उसके नाम को लेकर न कभी सोचा और न ही कभी कुछ जानने की कोशिश ही की। बिना कुछ अधिक जाने ही मैंने उसे मन ही मन अपना मान लिया और उससे शादी का फैसला भी कर लिया। एक दिन पोस्टमैन शायद गलती से कबीर का पत्र हमारे लेटर बॉक्स में डाल गया। पत्र पर लिखा पता पढ़कर समझते देर न लगी कि कबीर पाकिस्तान से है। मैंने अनन्या के हाथ लिफाफा तो कबीर को भिजवा दिया, लेकिन कुछ देर के लिए दिल को धक्का जरूर लगा। मगर थोड़ी देर बाद मैं खुद ही अपने मन को समझाने लगी, मुसलमान है तो क्या हुआ, इंसान अच्छा होना चाहिए, जात पात से क्या लेना, यह तो सब हमारी अपनी बनाई बातें हैं। इतना सब जानने के बाद भी मैं उसे मिलने से कभी खुद को रोक ना पाई। प्रेम का ताप बढ़ता गया और धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ने लगा। माँ को इस बात की जरा भी भनक न लगने पाई। मुझे केवल एक ही चिंता खा रही थी कि माँ को कैसे कहूँ, क्योंकि वह तो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। बहुत समय तक मैं इस उधेड़ बुन में उलझी रही। एक दिन मन को कड़ा करके मैंने माँ को अपना फैसला सुना दिया। माँ अचंभित सी मेरा मुंह ताकती रह गईं। यह क्या कह रही है, होश में तू है? क्या हो गया है तेरी मती को? अभी पहली बेवकूफ़ी से उभरी नहीं है और फिर उसी आग में दोबारा झुलसना चाहती है। विजातीय विवाह, वह भी अपने धर्म के बाहर। यह नामुराद मोहब्बत भी जहर की तरह होती है, रगों में फैल जाए तो अपना ही खून बेमानी लगने लगता है। कुछ तो सोच विचार। क्या जीवन देगी तू अपनी बेटी को? उसके पिता का साया तो पहले ही छीन लिया तूने, और यदि उसकी कमी पूरी करनी ही चाहिए तो वह भी इस तरह। क्या मुंह रह जाएगा हमारा समाज में? क्यों मुझे जीते जी मार देना चाहती है? माँ दुख से आतुर बिलखती रही, मगर मैं टस से मस नहीं हुई। इस बार भी मेरे सामने माँ को ही हार माननी पड़ी। कुछ ही समय में मैंने कबीर से विवाह कर लिया। यूं तो अनन्या को कबीर दोस्त के रूप में बहुत अच्छा लगता था, मगर पिता के रूप में वह भी स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि वह अक्सर माँ से अपने पिता के विषय में बातें जो करती रहती थी। अब इतनी भी नासमझ नहीं थी, बड़ी हो गई थी अनन्या। वह भी अब कबीर के साथ पहले जैसी ना रही। माँ भी भाई के घर वापस चली गई थी। यूं तो कबीर के साथ मैं खुश थी, लेकिन मुझे अनन्या की चिंता खाए जा रही थी। मुझे लगा धीरे धीरे कबीर के साथ अनन्या का लगाव हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। यह परेशानी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। यूं तो मेरे सभी भाई बहन मेरे फैसले को लेकर मुझसे बेहद नाराज थे, लेकिन मेरी छोटी बहन ने मेरी परेशानी को देखकर अनन्या को अपनी बेटी बनाकर रखने का फैसला कर लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला।
समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते देखते मैं 3 और बेटियों की माँ बन गई। अब बच्चों की देखभाल कौन करे? माँ भाई तो पहले से ही नाराज थे। यह सब देखते हुए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। घर का खर्च तो बढ़ ही गया था, अब करें तो क्या? तंगी देखते हुए कबीर ने मुझे सलाह दी कि हम कोई अपना काम ही क्यों नहीं कर लेते, क्यों न गैस स्टेशन ही ले लें। अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी और बच्चों को अच्छा जीवन भी दे सकेंगे। मुझे भी उसका यह सुझाव अच्छा लगा। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया तथा अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर एक गैस स्टेशन का सौदा कर लिया। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी मगर अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बेटियों को स्कूल भेजकर मैं भी काम में कबीर का हाथ बटाने लगी। कुल मिलाकर जीवन अच्छा चल रहा था। एक रात कबीर घर नहीं लौटा। मैं इंतजार करती करती सो गई। सुबह उठी तो उसे न पाकर मैं परेशान हो गई। फिर सोचा शायद आज किसी काम से जल्दी जाना होगा। फोन किया तो उसका फोन बंद था। मैं कुछ भी समझ ना पाई। पूरा दिन भी बीता, रात भी बीत गई, मगर कबीर ने कोई फोन ही नहीं किया। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने उसके सभी मिलने वालों को भी फोन करके पूछ लिया मगर कोई सुराग न मिला। दूसरे दिन शाम को उसका फोन आया। माफ करना विशाखा, माँ की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। घर से फोन आते ही मैं टिकट के इंतजाम में लग गया। उधर हवाई जहाज छूटने में समय बहुत कम था, सो घबराहट में तो मैं फोन नहीं कर पाया। आशा है तुम मेरी मजबूरी को समझ सकोगी। तुम गैस स्टेशन की फिक्र मत करना, मैं किसी दोस्त को कुछ दिन के लिए सौंप आया हूँ। यह सुन मैं आग बबूला हो गई। गुस्से में बहुत बुरा भला भी कहा मगर कबीर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फोन रख दिया और चुपचाप उसके लौटने का इंतजार करती रही। हफ्तों पर हफ्ते बीत गए, उसकी कोई खबर नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मेरी बहुत करीबी सहेली मीता मुझसे मिलने चली आई। आते ही बोली, अरे तुमने गैस स्टेशन क्यों बेच दिया? अच्छा भला तो चल रहा था। मैं उसकी बात सुन हैरान सी उसका मुंह ताकती रह गई। यह क्या कह रही है तू? गैस स्टेशन बेच दिया? नहीं तो। वह तो कबीर को अचानक पाकिस्तान जाना पड़ गया। उसकी माँ जो बीमार थी, इसलिए वह अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए काम सौंप कर गया है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो उसी तरफ से आ रही हूँ। गाड़ी में गैस कम थी, मैंने सोचा गैस भी भरवा लूंगी और तुझसे भी मिल लूंगी। जैसे ही अंदर गई वहां तो कोई और बैठा था। तुम लोगों के बारे में पूछा तो पता चला कि तुम लोगों ने यह बिजनेस उसे बेच दिया है। मीता की बात सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। जुबान मानो तालू से ही चिपक कर रह गई हो। धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा। कबीर का नौकरी छोड़कर गैस स्टेशन खरीदने का सुझाव, बिजनेस के बहाने मेरी सारी जमा पूंजी निकलवाना, बिना बताए माँ की बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान जाना। पहले तो यह सब सोचकर मैं वही जड़ सी होकर बैठी रह गई। उसकी माँ से भी वही सब पता चला जो पड़ोसिन से पता चला था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें उससे कोई काम है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। आप बस इतना बता दें कि कब तक वापस आने का कह गया है। यही कोई 2 महीने तक। तुरंत मैंने अपनी बेटी का हाथ उस औरत के हाथ में देकर कहा, यह आपकी सबसे छोटी पोती है नूर, कबीर की बेटी। 2 और भी हैं इससे बड़ी। मेरा नाम विशाखा है, मैं कबीर की पत्नी हूँ, कनाडा में रहती हूँ। कुछ साल पहले कबीर ने मुझसे शादी की थी। वह बिना बताए पाकिस्तान भाग आया है। उसने कभी अपनी पहली पत्नी और बच्चों के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसकी बेटी को आपके घर छोड़े जा रही हूँ, उसे बता देना, और यदि वह कनाडा वापस ना आया तो उन दोनों को भी यहीं छोड़ जाऊंगी। कहकर मैं अपनी रोती चिल्लाती बच्ची का हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने एक बार भी मुड़कर अपनी फूल सी बच्ची को न देखा। मैं स्वयं को किसी भी तरह कमजोर नहीं करना चाहती थी और अपने दर्द को भीतर ही पी गई। बदले की आग में सुलगती मैं वापस कनाडा आ गई। इंतजार करते करते थक गई थी मैं, लेकिन कबीर की कोई खबर नहीं। इस बीच क्या कुछ नहीं सहा मैंने, कैसे लोगों की नज़रों का सामना किया, बस मैं ही जानती हूँ। हर पल बच्चों के भविष्य की चिंता में घुलती रही। न नौकरी रही, न ही जमा पूंजी। करूँ तो क्या? कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ और भाई से तो पहले से उम्मीद नहीं थी, बस अपनी कुछ सहेलियों से सलाह लेती भटकती रही। आखिर एक स्टोर में आधे दिन की नौकरी मिल गई। जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई। करती भी क्या, पूरे दिन की नौकरी करती तो बच्चों को डे केयर में भेजना पड़ता। वहाँ भी तो खासा पैसा देना पड़ता है। वैसे भी एक बार नौकरी चली जाए तो आसान कहाँ होती है मिलनी। दिन रात स्वयं को कोसती रोती यही सोचती रही, क्यों अपनी मासूम सी बच्ची को अपनी मोहब्बत के बैडमिंटन की शटलकॉक बना दिया। क्यों अपने दिल के टुकड़े को छोड़ आई कबीर के घर। जब भी खाने बैठती कौर निगल न पाती। अपनी नन्ही सी बेटी को याद करके बहुत सुबकती। हाय कौन खिलाता होगा उसे, कैसे सोती होगी मेरे बिना। उसकी उम्र के बच्चों को पार्क में खेलते देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था।
पश्चाताप के आंसू जब तब बह जाते थे। आखिर 6 महीने बाद एक फोन आया, वह भी कबीर के मित्र का, जो कनाडा में ही रहता था। उससे पता चला कि आजकल कबीर यहीं आया हुआ है और पिछले कुछ दिनों से किसी स्टोर में काम कर रहा है। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और कोर्ट में पेश किया। सजा के तौर पर उसे बच्चों और पत्नी का मासिक भत्ता देने का आदेश दिया गया और कनाडा छोड़कर कभी किसी दूसरे देश न जा सके, इसका हुक्म भी सुनाया। मरता क्या न करता, काम धंधा कुछ था नहीं, पत्नी और बच्चों को कहाँ से पैसा देता। परिस्थितियों को देखते हुए उसने फिर से हमारे साथ रहना मंजूर कर लिया। उसे मजबूरन फिर मेरे पास आना ही पड़ा। मैं तो पहले से ही गुस्से में बौखलाई बैठी थी, आते ही उस पर बरस पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना विश्वासघात, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने क्या सोचा था औरत इतनी कमजोर है, जैसे चाहो शोषण कर लोगे। शायद तुम मर्द औरत को सही तरीके से जानते नहीं हो। अपनी जिद पर आ जाए तो वक्त का लिखा मिटा दे। तुमने कैसे सोच लिया कि मेरा पैसा हड़प कर मुझे और बच्चों को यूं छोड़कर भाग जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं गुस्से में सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रही थी। कबीर गिड़गिड़ाने के सिवाय कर भी क्या सकता था। कुछ दिन बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक कबीर की माँ की उंगली थामे अपनी बेटी को सामने खड़ा देखकर एक ऐसा सुखद एहसास हुआ जिसका अनुवाद करना नामुमकिन है। मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमाकर दुख और शर्मिंदगी से बोझिल आंखों को झुकाकर बोली, मैं कबीर को कभी माफ नहीं करूंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसके परिवार को आजीवन इसके किए गलत फैसलों का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कबीर से मैंने उसकी पहली पत्नी को तलाक भी दिलवाया। कबीर पर हमेशा के लिए अपना भरोसा खोकर अपने बच्चों के लिए उनके पिता को लौटा लाई थी मैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कृष्णा वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी विशाखा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।